नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। आज हम देखेंगे कि आपको बीए ऑनर्स शास्त्री प्रोग्राम ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। ये शास्त्री प्रोग्राम जो होता है इसमें संस्कृत जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में रहता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज के द्वारा ये पावर्ड है और सेक्टर 37C गुड़गांव में है। ये इनकी वेबसाइट है rishikulcolleges.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, कहाँ से इसकी मान्यता है। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये डिग्री जो होती है शास्त्री की, ये बीए ऑनर्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं उसके इक्विवेलेंट रहती है। और आपके नाम के साथ शास्त्री जो है वो एक टाइटल लग जाता है। जो आपने सुना होगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, नाम के पीछे जो है ना शास्त्री लगाते हैं, तो ये एक टाइटल हो गया, उपाधि समझिए। तो ये डिग्री जो है ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, नैक एक्रीडेटेड है, A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है रोहतक। इसकी लोकेशन है दिल्ली बाईपास के पास में और 1976 से ये यूनिवर्सिटी जो है काम कर रही है। गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है। पूरे वर्ल्ड में इसकी डिग्री की जो है मान्यता रहती है। स्पेशलिस्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर आप बन जाते हैं और ये एक वोकेशनल कोर्स की तरह रहता है संस्कृत डिग्री, जिसको शास्त्री प्रोग्राम कहते हैं, जो कि फार बेटर रहता है नॉर्मल बीए से। जो ये डिग्री है ये पूरे वर्ल्ड में इसकी मान्यता रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस डिग्री की ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कितना इसका समय है डिग्री कंप्लीट करने में। तो ये जैसे नॉर्मल अदर जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स रहते हैं उसकी तरह ही ये भी एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और ये भी 3 इयर्स का है। तो इसमें पूछा जाता है अक्सर कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट्स तो आपके जो है मैंडेटरी रहेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश। ये तो आपके तीनों सालों में हिंदी और इंग्लिश तो आपको पढ़ने ही हैं। अब रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हो अमंग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जिनको करनी ही ग्रेजुएशन है और उनको हम लोग ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं हिस्ट्री आप पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर ने 9वीं 10वीं तक तो हिस्ट्री पढ़ी रहती है। 11th 12th में भी हिस्ट्री सभी के पास कॉमन सब्जेक्ट रहता है। हाउएवर अगर किसी का इंटरेस्ट रहता है इकोनॉमिक्स में तो वो इकोनॉमिक्स ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। और फिर बात करते हैं संस्कृत। इसमें मेन सब्जेक्ट रहेगा। जैसे किसी भी भाषा के 3 अंग होते हैं, साहित्य, संस्कृत साहित्य इसमें पढ़ना होगा आपको, व्याकरण जिसको ग्रामर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के केस में, और काव्य शास्त्र यानी कि गद्य, पद्य और व्याकरण। तो सेम ऐसे ही हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें, जो तीनों अंग हैं, ये इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे। परंतु यहाँ पे क्या है कि आपकी सहूलियत के लिए इन तीनों को अलग अलग कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई बीए ऑनर्स शास्त्री इज द बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो जो लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं और जिनका फ्यूचर गोल क्या है कि गवर्नमेंट जॉब उनको चाहिए, तो ये जो शास्त्री प्रोग्राम है ये उनके लिए बेस्ट है। ये क्यों है, चलिए जानते हैं। इन अ ग्रेजुएशन यू गेट गुड परसेंटेज, दैट इज 70 to 80%। इसमें आपने देखा होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब हम आते हैं, बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे किसी में 60% रहता है, किसी में 55% रहता है। बेयर मिनिमम 55% तो रहता ही है। जैसे कि नेट अप्लाई करने के लिए भी बेयर मिनिमम 55% रहता है, जो कि बहुत कम बच्चों का आता है आज के दिन। तो यहाँ पे क्या है कि संस्कृत को सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पे आपके इजीली 70 से 80% आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उन बच्चों को क्या होता है कि दे रिक्वायर्ड टाइम, उनको बहुत सारा समय चाहिए प्रिपरेशन के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और यहाँ पे बहुत समय आपको अबंडेंस समय की मिलती है, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है, जल्दी कवर हो जाता है, ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं मिलते। जैसे कि आपको बीटेक में या मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स में या आपने किसी भी टेक्निकल कोर्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो लोग उनको इंगेज रखते हैं।
यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम बहुत मिलता है, आपके पास अबंडेंस है टाइम की, आप प्रिपेयर कीजिए एग्जाम्स के लिए। तो और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये जो स्कीम है ये एनुअल एग्ज़ाम स्कीम है, यानी कि ईयर में एक ही बार एग्ज़ाम होते हैं, ओनली वन टाइम एग्ज़ाम्स। तो आपको बार बार सेमेस्टर्स की फ़ीस नहीं भरनी, बार बार बुक्स नहीं खरीदनी, ये आपके लिए बहुत इजी रहता है और आप अपने फोकस कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन पे ही। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में इनमें कुछ भी अपडेशन हो जाता है या फिर इकोनॉमिक्स में अपडेट हो जाता है, परंतु संस्कृत जो लिटरेचर है वो एंशियंट सारे के सारे ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हैं, और उसमें कोई ज़्यादा सा आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो लेस सिलेबस रहता है, इसमें बहुत कम सिलेबस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 to 40% ही सिलेबस है, 30 to 40% किससे, ऑफ नॉर्मल बीए के। जो नॉर्मल बीए होती है उससे मात्र 30 और 40% ही उसका ये सिलेबस है, जो कि आप ये मान के चलिए अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो एक हफ्ते में सारा कवर हो जाता है। और बहुत कम कंपटीशन है इस क्षेत्र में। आप यूपीएससी की भी बात करेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत विषय को लेके आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पे कंपटीशन ज़ीरो है। ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जो कि इजीली वो बच्चे यहाँ पे पास हो जाते हैं और अच्छे स्कोर करते हैं, जिस कारण से उनका सिलेक्शन हो जाता है। सेम चीज़ एसएससी में है और सेम चीज़ किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में है। सभी जानते हैं कि संस्कृत हाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है। चलिए, वाई यू शुड चूज शास्त्री प्रोग्राम। शास्त्री प्रोग्राम ही आपको क्यों करना चाहिए सिलेक्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए। तो इसमें देखिए, एक तो आपको यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर को पढ़ने का अवसर मिलता है, जिसमें कि दर्शन आप पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी इसमें ग्रंथ हैं जो कि आपको अच्छा विद्वान बनने में आपकी सहायता करेंगे। टू बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी विद हाई मोरल वैल्यूज। संस्कृत में एक माना जाता है कि बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे श्लोक ऐसे होते हैं जो हमें नीति की शिक्षा देते हैं, अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देते हैं, जैसे कि नीति शतक है, विद्या महिमा है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करते हैं। और इसमें एक और बड़ा फ़ायदा आपको जो वो मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि 7,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप देती है उन सभी विद्यार्थियों को जिनके 60% से ज़्यादा स्कोर आया है। अब वो भले ही एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके भी 60% से ज़्यादा मार्क्स आए, मान के चलिए फर्स्ट ईयर में आपके 60% मार्क्स आए हैं, तो आपको 7,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये देता कौन है? हरियाणा संस्कृत अकादमी और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मिलके ये 7,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप कैंडिडेट के सीधे अकाउंट में डालती हैं टू एनकरेज संस्कृत, क्योंकि आपने संस्कृत लिया है सब्जेक्ट, इसको और ज़्यादा आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है सम्मान राशि कह लीजिए, या फिर 60% आपने स्कोर किया है तो आपको प्रोत्साहन देने के लिए ये रहता है। एनुअल एग्ज़ाम स्कीम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, साल में एक ही बार एग्ज़ाम होंगे। लेस सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है, 30-40% ही सिलेबस है नॉर्मल बीए से, जो कि जल्दी कवर हो जाता है और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। यू गेट इनफ टाइम फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आपके पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम रहता है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिथ है, लोग ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वो लोग जाते हैं, परंतु एकदम से ऐसा नहीं होता। आपको फाउंडेशन जो है आपका गोल सेट करके स्टार्टिंग से ही डालनी होती है। तो जैसे ही आपने 12th किया, आपका गोल आप सेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट के साथ या ऐसे कॉलेज में चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए।
आप संस्कृत सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, एक तो आपके मार्क्स आएंगे, एक कम सिलेबस है तो जल्दी कवर होगा, आपको ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने दूसरे सब्जेक्ट्स या कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ आपने ध्यान देना है, जो कि आप इजीली फिर उसको क्रैक कर सकते हैं। 3 साल में आपकी जो तैयारी है उसका जो लेवल है वो अलग ही होगा। तो आपको मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जस्ट 12th होते ही आप अपना, बल्कि 12th से पहले से ही अपना गोल सेट करें और उसको फॉलो करें। फिर ये जो है यूपीएससी और एसएससी के लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन किया था उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। आप लोग अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हो। और एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे JCORT ये एक प्रिविलेज मिलता है आप लोगों को, यानी कि नॉर्मल BA ऑनर्स से ज़्यादा इसकी अहमियत है। यहाँ पे एक करियर ऑप्शंस आपके लिए बढ़ जाते हैं। ग्रेजुएशन तो हो ही गई, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप लोगों को वरीयता दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हैं ये हिंदू पंडित हैं, ये हैं मौलवी जी, ये हैं ज्ञानी जी। तो इनका काम क्या रहता है? पूजा पाठ ही करना होता है। धर्म शास्त्र का ये एक्चुअली क्या होता है, JCO जैसे कि नायब सूबेदार होता है, ये एक अधिकारी का रैंक रहता है। जैसे कि हमारे बच्चे, आपने देखा होगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी GD की भर्ती देखते हैं। ठीक है, GD की भर्ती देखने की क्या आवश्यकता है जब आप सीधा ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हैं यहाँ पे। तो इनका काम क्या होता है? पूजा पाठ ही करना रहता है। और आप देखिए, ये लोग सिविल में हैं, जबकि एक ऑफिसर की सैलरी ले रहे हैं, कैंटीन फैसिलिटीज एंड अदर सारी की सारी फैसिलिटीज ये लोग लेते हैं। अब इसकी वैकेंसीज देखिए 19-20 में भी निकली थी, 2019-20 में हर साल निकलती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, यही लोग अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एक तो इसकी एज लिमिट में आपको अच्छा प्रिविलेज मिलता है, 25 to 34 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए, ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद क्वालिफिकेशन इन रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन होना चाहिए उसका। डिसिप्लिन से मतलब ये नहीं है कि आपने बीकॉम कर लिया और अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं है। रिलीजियस डिनोमिनेशन चाहिए, यानी कि आपने गोरखा रेजिमेंट के लिए एक अलग से रहता है कर्मकांड। कर्मकांड किसको बोलते हैं? हिंदू रिचुअल्स जो होते हैं ना, एक हिंदू रिचुअल्स का कोर्स होता है, हमारे यहाँ पे भी है। इसको बेसिकली तो हम लोग बोलते हैं कर्मकांड ही। ठीक है, इसमें 16 क्रियाएं सिखाई जाती हैं, जो 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। इन सभी का संस्कार हवन कराते हैं ना, तो वो हवन की प्रक्रिया रहती है। सभी जो आपके इवेंट्स हैं या सभी आपके ओकेजन्स हैं, सभी पे अलग अलग तरीके से हवन की प्रक्रिया का विधान है। तो ये सब किस में किया जाता है? ये कर्मकांड में किया जाता है। अब हिंदूज के लिए क्या है कि विद आचार्य। आचार्य क्या होता है? MA जो संस्कृत ऑनर्स से होता है उसको आचार्य बोलते हैं। आचार्य इन संस्कृत। और शास्त्री, शास्त्री की मैं बात कर ही रहा हूँ, ये है ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन संस्कृत विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड। 1 साल का डिप्लोमा वो आप साथ के साथ भी कर सकते हो। जैसे आपने BA फर्स्ट ईयर में या शास्त्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके साथ ही इनरोल कर दो। अब जो ग्रंथी होता है वो सिख रहता है, जैसे ये रहे ग्रंथी जी। ठीक है, तो सिख जो होते हैं ज्ञानी इन पंजाबी। ज्ञानी क्या है? एक उपाधि है। ज्ञानी जी आपने सुना होगा, आचार्य सुना होगा, आचार्य बालकृष्ण आज के दिन बड़ा सुनने को मिलता है। तो आचार्य जिसके नाम के आगे लगा है, समझ लीजिए वो पोस्ट ग्रेजुएट है संस्कृत ऑनर्स में। और ज्ञानी जिसके आगे लगा है वो पंजाबी लिटरेचर में, पंजाबी में वो पोस्ट ग्रेजुएट है। ऐसे ही मौलवी रहते हैं, शिया, लद्दाख स्काउट्स, इनके सभी के ये इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज रहती हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स अधिकतर इसमें जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये बौद्ध का रहता है, ऐसे ही क्रिश्चियंस का रहता है। तो एक आपके सामने करियर का विकल्प एक एक्स्ट्रा आ गया, जिसमें आप सीधे ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हो, जिसमें नॉर्मल कोई BA वाले की एंट्री नहीं है, यानी कि कंपटीशन बिल्कुल कम है। अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो पुरातत्व विभाग आपने सुना होगा। पुरातत्व विभाग में अगर आपको संस्कृत का नॉलेज नहीं है तो जो पुराने जमाने की चीजें खुदाई में मिलती हैं उनका क्या नाम रहा होगा, या फिर संस्कृत के शिलालेख होंगे, उनको कौन पढ़ेगा भाई? अगर आप संस्कृत से ग्रेजुएट हैं, शास्त्री हैं, तो आपको वरीयता यानी कि इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है जब इनकी हायरिंग होती है।
आपकी वैकेंसीज जब निकलेंगी और आपके पास संस्कृत में कोई डिग्री है तो आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। दूसरा देखते हैं, संस्कृत टीचर बन सकते हो आप, प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में। इसमें बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसीज हैं आज के दिन भी, भारत में भी और अब्रॉड में भी, दूसरे देशों में भी, लेकिन लोग नहीं मिल रहे। कारण क्या है? लोगों ने संस्कृत को ऐसे घोषित कर दिया कि भाई ये जो है ये बड़ी मुश्किल भाषा है और ये किसी को नहीं आती। क्यों ऐसा लोग अक्सर शायद इसलिए मानते हैं मेरी नज़रों में कि इसका जो व्याकरण है वो बड़ा रिच है। आपने देखा होगा संस्कृत का एक ही एक्सेंट रहता है पूरे वर्ल्ड में, जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन इंग्लिश के, हिंदी के जगह जगह जाने पे एक्सेंट चेंज हो जाते हैं। तो संस्कृत का जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना फोनोटिक्स, उच्चारण, वो बड़ा जबरदस्त रहता है। आप कहीं पे भी जाइए एक ही उच्चारण मिलेगा। चलिए टीजीटी के लिए देख लेते हैं, सिंपल सा है, बीए आपकी 50% होनी चाहिए इन संस्कृत, ठीक है, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग बीईडी भी बोलते हैं, ठीक है, बीएड कर लेते हैं ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, एसएस कर सकते हो, शिक्षा शास्त्री। ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स ही रहता है एज लाइक एज बीएड, इसको शिक्षा शास्त्री भी बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत के क्षेत्र में। अब संस्कृत के करियर स्कोप्स की बात कर लेते हैं। लोग अक्सर संस्कृत को ऐसा मरी हुई सी भाषा कह देते हैं कि भाई संस्कृत में तो स्कोप ही नहीं है कुछ भी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अवगत करा दूं और इसको पेरेंट्स के साथ भी काइंडली शेयर कीजिए, क्योंकि संस्कृत में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना कि करियर के स्कोप्स क्या क्या हैं। तो देखिए साथियों, आप पहला तो क्या है कि भारत में भी संस्कृत टीचर बन सकते हो और विदेश में तो भारत से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। बाहें खोल के इंतजार रहता है भारत से आए हुए शिक्षाविदों का जो संस्कृत के विद्वान हैं। अब बात करते हैं नासा की भी। अब इसमें नासा भी जुड़ गया है, यानी कि साइंटिस्ट जो जाते हैं नासा में, अब वहाँ पे संस्कृत के भी आचार्य और संस्कृत के विद्वान भी जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता लग गया है कि कंप्यूटर की कोडिंग के लिए या कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के लिए या इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज के लिए संस्कृत से बेहतरीन लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। इस पे रिसर्च के लिए उनको बड़ी संख्या में संस्कृत के विद्वानों की आवश्यकता है, या कम से कम यूं ही कह लीजिए कि ट्रांसलेटर्स की आवश्यकता है। अब संस्कृत के आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जहाँ पे आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जहाँ पे संस्कृत ट्रांसलेटर्स की वैकेंसीज की बाढ़ सी आई हुई है। अब लोगों को नहीं पता तो हम क्या करें भाई, हमारा काम है आपको अवगत कराना कि इतना इसमें स्कोप है। एक एक दिन के आप हजारों डॉलर कमाते हो अगर आप संस्कृत ट्रांसलेटर, अगर अपने घर से भी बैठ के आप काम कर रहे हो ना, कहीं नहीं निकलना। संस्कृत ट्रांसलेटर में तो इतना स्कोप है कि आप टीचिंग में और किसी भी अन्य कार्य में नहीं कमा सकते। और एक ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, इंडियन आर्मी में जेसीओ आरटी, आरटी का मतलब यहाँ पे समझिए, जेसीओ तो जर्नल भी निकलता है, आरटी का मतलब है रिलीजियस टीचर, ठीक है, रिलीजियस टीचर यानी कि धर्म गुरु, इनकी डायरेक्ट एंट्री रहती है। अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको बता चुका हूँ, न्यूज़ चैनल्स में और एज अ फ्रीलांसर और संस्कृत ट्रांसलेटर आप काम कर सकते हैं। पत्राचार, और अभी तो क्या है कि संस्कृत में जो है ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में रिपोर्टिंग करते हैं वो भी कोर्स जो है आ गए हैं और वो कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर स्कोप जो है इसमें न्यूज़ चैनल में, गवर्नमेंट के जो डीडी न्यूज़ चैनल है उनमें संस्कृत का एक अलग से चैनल खुल गया है सरकार की तरफ से, और उसमें और अच्छी वैकेंसीज रहती हैं। अब यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में आईपीएस आईएएस बनना है या फिर किसी भी अन्य स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है, तो उन सभी में संस्कृत जो है सबसे बेस्ट भाषा मानी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, और जाहिर सी बात है आपके स्कोर ही तो ज़्यादा वहाँ पे मायने रखते हैं। संस्कृत में सबसे कम लिखना होता है और स्कोर सबसे ज़्यादा आता है। अभी बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की। अब कोई ये सोचे कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर में और बीकॉम इसमें बैंकिंग सेक्टर में तो बीकॉम और जो बीबीए हैं वही लोग काम कर सकते हैं, ऐसा मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो।
कोई भी नहीं रोकता। होम लोन्स में काम कर सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बेच सकते हो। इसमें कुछ भी बड़ी महाभारत नहीं है। 1 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग ली और आप फ्लोर पे आ जाते हो, कोई समस्या नहीं। मैनेजमेंट जॉब्स कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन जॉब्स कर सकते हो। ये तो ही प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे इन जो शास्त्री डिग्री होल्डर्स हैं इनको हायर नहीं किया जाता, बल्कि ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इनके मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई होते हैं देन अदर डिग्री होल्डर्स। अब बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में आप अगर प्रैक्टिस करो तो क्या आपके पास स्कोप है, और इंडिया में भी मैं कहूँगा इंडिया में भी बड़े स्कोप हैं। आप संस्कृत बेस्ड योगा यानी कि अष्टांग योग है, पतंजलि योग है, ठीक है, कर्म कांड में हिंदू रिचुअल्स है कि आपने हवन यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया और उसमें भी आपको पता है कि स्कोप कितना ज़्यादा है। भारत में भी स्कोप है और बाहर भी है। एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, अब आप ज्योतिष भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पे संस्कृत एक इतना विशाल सागर है ज्ञान का, जहाँ पे आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ लिया ना, ओनली वन सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट छोड़ो एक बुक ही पकड़ ली ना, और उसी को ढंग से पढ़ के आपने महारत उसमें हासिल कर ली, चाहे वो गीता हो, भगवद गीता हो, या फिर आप ये लोग ये करके ज़्यादा आगे क्या है कि ये जो है ना कथाकार बनते हैं, कथावाचक बनते हैं, कथाएं सुनाते हैं। एक सब्जेक्ट भी आपने एक बुक भी पढ़ लिया तो उसका कथा आप सुना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दर्शन के कितने बड़े विद्वान रहे हैं ओशो, सॉरी ओशो की स्पेलिंग में से गलत होगी, OSHO, ओशो दर्शन के बड़े विद्वान रहे हैं। पतंजलि का जो योग का ग्रंथ पढ़ा किसने? बाबा रामदेव ने, ठीक है। और बाबा रामदेव जी को आज के दिन कौन नहीं जानता, योगा को इन्होंने किस लेवल तक पहुंचा दिया। अब आप बात करें कि राजीव दीक्षित जी की, महर्षि वाघभट्ट की एक किताब पढ़ी, आज के दिन कितने फेमस हैं। आप लोगों को यही कह रहा हूँ, एक बुक पकड़ ली ना, खाली वास्तु आपने पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया, वास्तु शास्त्री जो मेरे जानकार हैं वो एक विजिट का कम से कम 1-2 लाख रुपए लेते हैं, सिर्फ विजिट का। जाएंगे ही तब जब आपको थोड़ा मैंने ब्रीफ कर दिया कि स्कोप कितना भयंकर है। आप MBA करके उतना पैसा नहीं कमा सकते, BTech करके उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप संस्कृत शास्त्री बन के। और शास्त्री एक ऐसा टाइटल है नाम के साथ में जो रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। आपकी जो समाज में जो रिस्पेक्ट होगी, जो आदर का भाव होगा लोगों में, आपने अक्सर सुना होगा शास्त्री जी कह के सब लोग संबोधित करते हैं। तो ये बड़ा सिंबल है मेरी नज़रों में रिस्पेक्ट का देन अदर डिग्री होल्डर्स। और चलिए अभी देखते हैं कि व्हाट यू कैन डू आफ्टर शास्त्री। शास्त्री के बाद आप कर क्या सकते हो। शास्त्री की डिग्री कर लीजिए आपने, चलो आप ग्रेजुएट हो गई, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या करोगे भाई? मेरी तो रिकमेंडेशन आप BEd करें, या मैंने आपको जैसे पहले भी बताया शास्त्री, शिक्षा शास्त्री करें, SS बोलते हैं उसको, सो दैट आप टीचर के लिए तो एलिजिबल हो जाओ। सीढ़ियाँ से चढ़ेंगे आप, धीरे धीरे टीचर आप बन जाओ। गवर्नमेंट जॉब में तो आ ही गए, फिर उसके बाद UPSC की तैयारी करते रहो ताकि आपका जो पॉकेट मनी है वो तो सिक्योर हो जाए। ऐसे ही धीरे धीरे करना चाहिए। अब आपको आगे पढ़ना है, उसके विकल्प क्या हैं? MA हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि देखो आपके पास BA में हिंदी सब्जेक्ट था, इंग्लिश भी था, हिस्ट्री भी था, या फिर इंग्लिश के अलावा, हिस्ट्री के अलावा अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट भी थे। जिसने जो चूज किया वो है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट्स को आगे लेके जा सकते हो। आप LLB कर सकते हो। वकालत अगर किसी को करनी है, लॉयर बनना है, तो भाई LLB कर लीजिए, कौन रोकता है। ये मिथ नहीं है कि आप जो है BA हो या फिर किसी दूसरी स्ट्रीम से किया है तो आपको जो है तभी आप LLB कर सकते हो। इस डिग्री के भी आप पे LLB बहुत लोगों ने किया है, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। MBA कर सकते हो इसके भी आप पे, कोई नहीं रोकता। आप MBA कीजिए, अच्छी कंपनियों में आप फिर मैनेजरियल डेजिग्नेशंस पे जा सकते हो। यू कैन प्रिपेयर फॉर UPSC, SSC एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन बेस की जितनी भी जॉब निकलती हैं आप सभी के लिए एलिजिबल हो। और मेरा तो ये मानना है कि नॉर्मल BA वालों से ज़्यादा एलिजिबल आप हो।
मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर ये विषय लेके, शास्त्री मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिसके 60% से नीचे होंगे, सभी के फर्स्ट डिवीजन है। और ऐसे मैंने बहुत सारे बीए बीकॉम देखे हैं जिनके 55% से भी नीचे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बीकॉम वगैरह कर तो ली, बीबीए कर तो ली, पर भाई एलिजिबल किस जॉब के लिए हैं वो डिग्री तो एक कागज का टुकड़ा ही रह गया ना। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ट कॉलेजेस टू इनरोल, अगेन आप जो है ऋषिकुल कॉलेजेस में जा सकते हो। ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम में ही है, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनके लिए तो बेटर है। रोहतक में, प्रेमनगर में हमारी संस्था जो है वो 2002 से कार्यरत है संस्कृत के प्रचार प्रसार में। ये वेबसाइट है rishikulcolleges.org, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो एडमिशन इंक्वायरीज के लिए, और फेसबुक पेज पे आप हमारे साथ कनेक्ट हों। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है ना फेसबुक पेज का आपको लिंक दे दूंगा, सो दैट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे इसमें। धन्यवाद। आप थे डॉक्टर अमित कुमार के साथ।